ये 1 साल का जो प्रोसेस है इसमें सैक्रिफाइसेस भी आपको लगेंगे, आप नहीं जा पाओगे फैमिली फंक्शंस में, शादी हो रही है घर पे, फर्क नहीं पड़ता, आप हो सकता है बात नहीं कर पाओ अपने घर वालों से, लेकिन 1 साल की ही बात है। कोचिंग से ये फ़ायदा होता है कि आपको ये पता चलता है कि करना क्या है, पढ़ना कहाँ से है, न्यूज़पेपर पढ़ना है तो उसके नोट्स बनाने हैं, नहीं बनाने हैं, कितने बनाने हैं। मेरा बस 2 ही चीज़ था जो मुझे था कि मुझे 3 महीने, लाइक प्रीलिम्स के 3 महीने पहले वही 2 चीज़ मैंने फॉलो की थी कि बेसिक जो मैंने बुक्स बनाई है, जो नोट्स बनाए उसको रिवाइज़ करना है, करंट जो हमारे पास है उसको रिवाइज़ करना है। कोई भी मैगजीन ले लो आप, मतलब नहीं, सारे मैगजीन मोर और लेस। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे लिए काम किया इसकी मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए। 27 कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन, जिस चीज़ से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं ना, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके लगभग 40 क्वेश्चन आते हैं, दैट इज हाफ ऑफ द क्वेश्चन। बट बाकी के जो हाफ है वो ऐसे होते हैं जो कि डुएबल होता है। इवन अगर हम वो लाइक न्यूमेरिकल वाले में अगर मैंने ये मान के चला कि आपको कुछ भी नहीं आता, होता क्या है कि लोगों को न्यूमेरिकल से इतना ज्यादा डर हो जाता है कि वो सबसे पहले कोशिश करते जाके कि वही मैं सॉल्व करूं, क्योंकि लोगों को लगता है कि श्योर शॉर्ट आंसर है इसका, आएगा तो एकदम सही आएगा, नहीं तो नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी फैक्ट्री। आज हमारे साथ ओएसी मंडल मैम है। इनका यूपीएससी सीएसई 2023 में अंतिम रूप में चयन हुआ है 399 रैंक के साथ। और तो इनकी जर्नी को आज हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे किस तरीके का इनका सफ़र रहा। ये चौथा अटैम्प्ट था इनका, काफ़ी लंबी जर्नी रही है, तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। किस तरीके का इनका एक्सपीरियंस रहा प्रीलिम्स को लेकर, मेंस को लेकर, इंटरव्यू को, और ओआरएन में रह के इनकी तैयारी रही है तो वहाँ के एक्सपीरियंस को जानेंगे, कोचिंग कल्चर को जानेंगे, कैसे इनका कोचिंग का सारा कुछ ये रहा। तो इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आपके कोई क्वेरीज़ रहते हैं तो आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे तो नोट्स वगैरह आपको फ्री स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करवाते रहते हैं, टॉपर्स के नोट्स वगैरह, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। तो मैम स्वागत है आपका। थैंक यू। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय हमें दे रहे हो। नहीं, प्लेजर इज ऑल माइन। ओके, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं शुरुआत में कि आपका जब अभी कुछ दिन पहले आप एक एस्पिरेंट थे, उस भीड़ में थे आप ओआरएन में, और अभी रिजल्ट आया तो उसके बाद उस भीड़ से निकल के आप अलग दिख रहे हो सबको, है ना? तो कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा फील हो रहा है अभी, कैसा लग रहा है अभी? इंटरनली मुझे लगता है मैं तो वैसी ही हूँ अभी भी, और जितने भी लोग क्वालिफाई करते हैं अंदर से सब वैसे ही होते हैं, वही सिंपल लिविंग एंड ऑल सब चलता है। जस्ट दैट कि आपके तरह मतलब लोगों का नज़रिया बस बदल जाता है, मतलब आपको लोग स्पेशल फील करा देते हैं कि शायद आपने कुछ ऐसा कर लिया है जो बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं। बट आई वुड से कि मोर और लेस उतना कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं होता है। हाँ, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, ऐसा लगता है कि अब कुछ हम जब सोचते हैं कि अच्छा जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो ये होगा वो होगा, बट एक्चुअली में वो काफ़ी अलग होता है, एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से थोड़ी अलग है। जैसे मुझे लगा था कि आई वुड बी सातवें आसमान में रहूँगी ये वो, तो स्टार्टिंग के 2 दिन बहुत खुश थी, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें सिंक इन हो गई, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। बट हाँ, मेरे पेरेंट्स अभी भी वहीं पे हैं, मतलब वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा खुश है, इस चीज़ को जी रहे हैं, तो उनके लाइफ में काफ़ी चेंज आया है। ग्रेट। रिजल्ट आया उस दिन के बारे में थोड़ा बताओ। आपको किसी ने बताया रिजल्ट का कि आप खुद ही वेट कर रहे थे कि पीडीएफ आपने फर्स्ट टाइम देखा, उसके बाद सबसे पहले किसको आपने बताया, और पूरा दिन कैसे वो चला, कैसे सेलिब्रेशन आगे हुआ? तो पीडीएफ जिस दिन आना था, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप था, तो उसमें सारे बोल ही रहे थे कि शायद आज आ जाएगा, 1 बजे तक 2 बजे तक हो रहा था। तो मैं पहले लाइब्रेरी में थी, बट अंदर से इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी, मैंने बुक बंद किया कि आज लाइब्रेरी नहीं बैठ पाऊँगी। मैं घर गई एंड लंच वंच लेके बैठा मैंने, पता नहीं व्हाट हैपेंड, मुझे लगा एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे ही मैंने यूपीएससी का साइट खोला, उसमें लिखा था FR 2023, समझ में आ गया कि ओके आ गया। लंच मैंने साइड किया एंड उसके बाद फिर पीडीएफ खोला मैंने, एंड सबसे पहले नाम टाइप किया कि लेट्स सी नाम एटलीस्ट आया कि नहीं। व्हेन आई सॉ द नेम दैट वन मैच फाउंड, बस मैं उसी में खुश हो गई। रैंक बाद में देखा मैंने कि एटलीस्ट पीडीएफ में नाम तो आ गया, फिर मैंने रैंक देखा। फिर मैंने अपने पार्टनर को फ़ोन किया, मैंने भाई को फ़ोन किया, मैंने मम्मी पापा को फ़ोन किया, सबको वीसी किया। एंड उस टाइम पे मैं इतना रो रही थी, मेरे भाई को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है वो बोल रहा है कि बोल तो दो हो क्या रहा है। आई वाज क्राइंग एंड सेइंग कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन हो गया है। जब तक लाइक भाई से फिर घर पे फ़ोन किया, तब तक मैं तो शांत हो गई, लेकिन मम्मी पापा को बोला तो पापा रोने लगे। और उसके बाद फिर सारे फ्रेंड्स आ गए एंड
पता नहीं इन लोगों ने तो ढोल वोल के भी अरेंजमेंट कर दिए थे. इट वाज सो न्यू फॉर मी बिकॉज मैं वेस्ट बंगाल से आती हूँ, वहाँ ढोल वोल वाला कोई सिस्टम नहीं होता वहाँ पे ऐसे, मतलब इतने तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया जाता. तो काफ़ी अच्छा लगा उस दिन. तो बहुत स्पेशल फील हुआ था. लगा कि यस आई बिकेम समथिंग रियली. कितनी मिठाइयाँ खा चुके हो अब तक? बहुत खाई हूँ, ट्रस्ट मी. मैं सबको बोल रही हूँ कि अब और मिठाई नहीं चाहिए मेरे तरफ से, आप ले लो, क्योंकि जो भी मिलने आ रहे हैं सब मिठाई लेके आ रहे हैं, केक कट रहे हैं, तो बहुत हो रहा है अभी. तो वेरी गुड, वेरी गुड. थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप बताओ, आपके परिवार में कौन कौन है और क्या करते हैं, और बचपन के बारे में थोड़ा, शुरुआती पढ़ाई लिखाई कैसी रही? हाँ, तो मेरे फादर PSU में हैं, वो LIC में है, अभी रिटायर्ड है एज एन ADM, उन्होंने रिटायर किया है. सो क्योंकि वो LIC में थे तो बचपन से ही हमारा ट्रांसफरेबल जॉब रहा है, तो फॉर दैट हम झारखंड में रहे हैं. मेरी स्कूलिंग हुई है छत्तीसगढ़ से, भिलाई से स्कूलिंग हुई है, मतलब हाई स्कूलिंग बेसिकली. हम रांची में भी रहे हैं, जमशेदपुर में, लाइक बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह में हम रहे. फिर मैंने ग्रेजुएशन किया बंगाल से. तो मोर और लेस मैं बोलूँगी कि एक पूरे इंडिया का स्वाद चख के आई हूँ. एंड इफ़ आई से कि मेरा बचपन कैसा तो था, तो मेरे फादर जो थे वो बहुत लिबरल माइंडसेट के इंसान थे. लाइक उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोका टोका. आई वॉज इनटू स्पोर्ट्स, आई वॉज इनटू डिफरेंट करिकुलम, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर्स में थी मैं. तो ही होल हार्टेडली सपोर्टेड दैट. इवन स्टार्टिंग में जब मुझे अच्छे मार्क्स भी नहीं आते थे बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स तो उन्होंने कभी डांटा नहीं ऐसे. इट्स लाइक कि मम्मी डांटती थी, ऑब्वियसली सबकी मम्मियाँ डांटती. आई यूज टू से कि कोई बात नहीं, जैसे जैसे है ना समझ आएगी वैसे वैसे खुद अपना रास्ता चुन लेगी. सो दैट वाज इट. एंड अदर देन दैट मेरी मम्मी शी लाइक उन्होंने जॉब नहीं किया, बट शी इज़ लाइक उस टाइम के हिसाब से वो काफ़ी एडुकेटेड थी. लाइक शी हैज़ डन हर MA MPhil एट दैट टाइम, बट बिकॉज क्योंकि हम लोग बच्चे थे एंड पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था, उनको शायद बंगाल में रहना था, तो ये फैमिली स्प्लिट ना हो जाए, अलग अलग जगह रह रहे वो ना हो, तो उन्होंने जॉब नहीं किया. तो आई वुड से कि उनका सैक्रिफाइस भी बहुत रहा है कि आज अगर मैं और मेरा भाई हम कहीं पे भी है तो दैट इज़ बिकॉज दैट शी वॉज वेरी मच सेल्फलेस इस चीज़ को लेके. ओके. ग्रेजुएशन में आपने क्या किया? कॉलेज लाइफ कैसी रही आपकी? नॉर्मल थी कॉलेज लाइफ में. मतलब मेरा कोई ऐसा स्टारी सा कॉलेज नहीं था, बहुत बेसिक कॉलेज था, है ना. जहाँ पे था, और हमारा कैंपस भी छोटा सा था. हुगली इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग की. बहुत बेसिक सा था. और विथ फ्रेंड्स इट वॉज फन. वी यूज टू गो हियर एंड देयर, आउटिंग कभी कभी हो जाती थी. बट ऑल इन ऑल उस टाइम पे मैं सोच भी नहीं रही थी UPSC प्रिपरेशन के लिए. उस टाइम तो था कि हाँ पहली बार घर से बाहर आई हूँ, तो वो न्यू फाउंड फ्रीडम एक अलग होता है. एंड फ्रेंड्स के साथ रहना, हॉस्टल लाइफ, वो एक अलग ही था. तो उस टाइम पे तो बेसिक जैसे सारे लोगों के हॉस्टल लाइफ होते थे, फुल ऑफ मिसचीव्स एंड एवरीथिंग, वही था उस टाइम पे. ग्रेट. कब हुआ यूपीएससी से इंट्रोडक्शन आपका? इंट्रोडक्शन मैंने जैसे मेरे ना 2 फेज़ में था UPSC का प्रिपरेशन. फर्स्ट फेज़ वाज जब पापा ने बोला कि हाँ एक बार ट्राई करो. ग्रेजुएशन के बाद मैं आई भी दिल्ली, बट फिर मुझे समझ नहीं आया. मुझे चीज़ें लगी कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज खाना का कोई ठीक नहीं है. आप छोटे से रूम में रह रहे हो, जबकि आप एक लग्जरी में रहने की आपको आदत सी होगी, मतलब नॉट इवन लग्जरी, बट होता है ना कि मम्मी पापा के साथ आप रह रहे हो, उसकी एक अलग ही कंफर्ट होता है. और फिर मैं वापस चली गई. एंड देन आई डिड हियर एंड छोटे मोटे चीज़ें, नॉट दैट मच. एंड देन फिर इट वाज कोविड का टाइम था, जब आई कुड फील दैट हो सकता है कहीं ना कहीं द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट जो एक इंसान डिज़र्व करता है वो उसको मिलता नहीं है. समवेयर मेरे पेरेंट्स को भी मुझसे काफ़ी उम्मीदें थी, तो मुझे लगता था दैट आई शुड नॉट लेट देम डाउन. तो दैट वाज माई सेकेंड फेज़, जब मैं एक्चुअली दिल्ली में फिर आई 2021 में मैं वापस आई. एंड 22 वाला अटैम्प्ट मैंने दिया, उसमें नहीं हो पाया मेरा. फिर 23 वाला यहाँ पे लाइक दिल्ली आने से पहले मैं जब घर पे थी उस टाइम में 19 और 20 का भी अटैम्प्ट मैंने दिया था. हाउएवर ना 19 के ना 20 के और ना ही 22, इन तीनों अटैम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था. फिर 23 के अटैम्प्ट में था कि प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू हो गया. 21 का अटैम्प्ट मैंने स्किप किया था. ओके. कैसे शुरुआत कैसे हुई? एक मतलब शुरुआती चीज़ों को कन्फ्यूज़न होता है ना कि एस्पिरेंट को, कि कोचिंग लेना है कि नहीं लेना, है ना. कैसे तो तैयारी शुरू करें, ऑप्शनल क्या रखना है, रिसोर्सेज कहाँ से जुटाने हैं, वो शुरुआती कन्फ्यूज़न कैसे दूर हुए, सीरियस पढ़ाई कैसे तैयार चालू हुई आपकी? सी फर्स्ट मैं ऑप्शनल की बात करूँगी. तो 19 और 20 का जो अटैम्प्ट था उसमें मेरा ऑप्शनल अलग था. मैंने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ऑप्शनल लेके रखा हुआ था. रीज़न बीइंग मुझे लगता था कि शायद मैं इसके साथ साथ ना इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी एग्ज़ाम दे दूँ. बट वो कहते हैं ना कि 2 नाव में सवारी करने वाले ना इधर के रहते ना उधर के रहते, तो वही था.
ना मुझसे ये हो पा रहा था ना वो हो रहा था। तो उसके बाद फिर इट वाज 21 जब मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे ऑप्शनल चेंज करना चाहिए। सो तब मैंने अपने मेरा क्या है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि इस जर्नी में रहे हुए हैं। सो आई कंसल्टेड देम कि ऑप्शनल क्या लेना चाहिए क्या नहीं। तो वन ऑफ माई फ्रेंड ही टोल्ड मी दैट PSIR ट्राई करके देखो। ही डिड सेंड मी एक छोटा सा बुकलेट उन्होंने भेजा मुझे कि एक बार ये ना पढ़ के देखो, तुमको इंटरेस्ट आ रहा है तो ठीक है, गो विद इट। मैंने पढ़ा, वो मुझे लगा कि हाँ क्वाइट इंटरेस्टिंग है, मतलब ऐसा चीज़ है जो मैं बैठ के पढ़ सकती हूँ। ऑप्शनल का ये है, आपको ऐसा चीज़ लेना ही पड़ेगा कि यू जस्ट डोंट गेट बोर्ड आपको, क्योंकि उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। तो या मैंने अपने प्रीवियस ऑप्शनल को से डिवोर्स ले लिया एंड आई मेट माई न्यू ऑप्शनल PSIR। फिर यहाँ पे आके मैंने कोचिंग ली ऑप्शनल की, क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। पहले मुझे लगा कि मे बी मार्केट में जो नोट्स मिलते हैं मैं उससे कर लूँगी, एंड मैंने लिया भी था मार्केट के नोट्स। बट क्या है ना, मुझे समझ नहीं आया बिकॉज दूसरे के नोट्स से ना पढ़ने की आदत नहीं है मुझे, क्योंकि उसने अपने हिसाब से लिखा होगा, उसके एब्रीविएशंस अपने हिसाब से है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, फादर ने भी बोला कि जब आपने इतना बड़ा स्टेप लिया ही है, आप जब वहाँ पे हो तो आप फिर लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, आपको लेना है आप लो, बट डू इट एंड कम आउट ऑफ इट। तो आपने ऑप्शनल चेंज करा है, तो जो नए बच्चे अभी हमें देख रहे हैं, तो क्या ऑप्शनल चूज़ करने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि उनको बाद में चेंज ना करना पड़े? सी मेरे लिए मुझे लगता है कि 3 चीज़ें मैं देख रही थी। फर्स्ट कि उसके मटेरियल्स अवेलेबल है कि नहीं, सेकंड मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं, क्योंकि आपको ऑप्शनल पढ़ना है, 500 मार्क्स का पेपर है वो आपको ऐसा नहीं कि जैसे आप टच करके चले जाओगे, आपको वो बार बार रिवाइज करना है। यू शुड नॉट गेट बोर्ड विथ इट। आप एक ऐसा ऑप्शन नहीं ले सकते कि आप ऐसे पढ़ रहे हो आपको नींद आ रही है, डोंट डू दैट। एंड थर्ड इज़ कि स्कोरिंग होना चाहिए। अब ये बहुत वेग चीज़ हो गया अभी के टाइम में कि स्कोरिंग है या नहीं है, बिकॉज एक टाइम पे कभी कोई ऑप्शनल स्कोरिंग हो जाता है, कभी कोई ऑप्शनल स्कोरिंग हो जाता है। हाउएवर जब मैंने लिया था, मुझे मेरे सीनियर्स ने बोला था कि PSIR स्कोरिंग है तो आप ले लो। मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ। अभी अगर मुझे किसी को सजेस्ट करना होगा तो आई वुड से कि फर्स्ट सी योर इंटरेस्ट, कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं, इंजीनियरिंग ऑप्शन लेके भी इवन हमारा जो AIR 1 है उनका भी इंजीनियरिंग ऑप्शनल ही था, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आपको कितना इंटरेस्ट है उसमें, आप कितना टाइम उसमें दे सकते हो। एंड अगर आपने उसमें एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम दिया है तो क्या आपके पास GS पेपर के लिए टाइम बचा है या नहीं, बिकॉज आपको एनी विच विद GS पेपर भी करना है, ठीक है। तो ये अगर आप बैलेंस कर पा रहे हैं ना, देन गो विथ एनी ऑप्शनल यू वांट, क्योंकि स्कोर और नो स्कोर इट डिपेंड्स ऑन अ स्टूडेंट। तो आई वुड से कि ये फैक्टर्स होने चाहिए ऑप्शनल के लिए। एंड हाँ, अगर आपके पास प्रायर गाइडेंस है तब तो वेरी वेल एंड गुड, आई वुड से। ओके, थोड़ा भी सीरियस पार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं कि अभी जैसे बताने में सबको, और आपकी लाइफ अभी जो देख पा रहे हैं काफ़ी कूल लग रही है और काफ़ी आप हंस के सारी चीज़ें बता पा रहे हो। बट 4 साल 5 साल की तैयारी आपकी रही घर से दूर, है ना, और आप 3 साल लगातार आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है ना, और अकेले घर से दूर रह रहे हो, खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं। तो इस तैयारी में क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस करे, और कभी आप इस तैयारी में आप रोना आया कभी आपको, कभी अकेला फील करा हो कि यार मैं मतलब एक गलत स्टेप तो नहीं ले लिया मैंने? कैसा रहा वो सारा, कैसे अपने आप को फिर संभाला और फिर से तैयारी में जुटे आप? ओके, ये 3-4 साल सबसे बड़ा चैलेंज था सेल्फ डाउट। आपका एक बार प्रीलिम्स नहीं निकलता है, थोड़ा सा आपको लगता है ओके शायद ठीक है, अगली बार नहीं निकलता है, थोड़ा और सेल्फ डाउट क्रीप इन करता है, थर्ड टाइम नहीं निकलता है और ज़्यादा सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि यार आप तो फर्स्ट फेज ही नहीं पार कर पा रहे हो। नेक्स्ट इज एक सोसाइटल प्रेशर होता है, एंड नॉट जस्ट ऑन गर्ल्स, लड़कियों पे भी होता है, लड़कों पे भी होता है, बट मैं स्पेसिफिकली लड़कियों वाली ही बोलूँगी। आई वॉज लकी इनफ कि मेरे पेरेंट्स ने वो जो सोसाइटी का जो उन पे आ रहा था, जो भी प्रेशर आ रहा था, उन्होंने मुझ तक आने नहीं दिया। उन्होंने मुझसे कभी नहीं बोला कि इन्होंने ये बोला, उन्होंने वो बोला, उन्होंने मुझे उस हिसाब से गाइड करके रखा, ठीक है। रोना आया कि नहीं, यस, बहुत बार ऐसा हुआ है दैट आई क्राइड माई सेल्फ टू बेड, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था। बिकॉज ये मुझे क्या लग रहा था कि ये ऑल और नथिंग वाला सिचुएशन है, बट इफ़ यू गेट थ्रू, यू गेट इट ऑल। और अगर नहीं तो फिर व्हाट इज़ द प्लान बी, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग करी, आपके पास आप अभी बहुत दिन से आप उससे अलग हो। आप अगर स्टार्ट भी करोगे तो आपको बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, हो सकता है 10-12 से भी आपको स्टार्ट करना पड़े, यू नो। या फिर हो सकता है कि आपको आगे समझ, जैसे अगर आपने सिर्फ अभी तक प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर किया तो वो टीचिंग वाला भी पोर्शन आपका ख़त्म हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि लाइफ में कि ऐसे तो नहीं कि ऐसे ही बैठे रहेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं। ये सेल्फ डाउट्स बहुत क्रीप इन करेगा। हाउएवर
मुझे इतना पता चला है कि जब भी ये सेल्फ डाउट आता था, दिमाग में यही रहता था कि मैं अपना काम तो कर लूँ, बाकी मैं सी आई एम अ थीस्ट पर्सन, तो मैं छोड़ देती थी भगवान पे सच में कि भाई मैं अपना काम कर लेती हूँ, बाकी भगवान देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। बट हाँ, अपना काम आपको 100% अपना देना है और पूरी ऑनेस्टी के साथ देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई डिसिप्लिन करने नहीं आएगा। आपको पेरेंट्स नहीं पूछेंगे कि बेटा आज आपने पढ़ा कि नहीं, आप ऑलरेडी इतने दूर रह रहे हो, वो बस इतना ही पूछ सकते हैं कि आपकी तबीयत ठीक है नहीं, आपने खाना खाया है कि नहीं। क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं पूछते थे आज कितना पढ़ा, क्या पढ़ा। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उठना है सुबह, आपको जाना है लाइब्रेरी, आपको पढ़ना है। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत आएंगे। तो यू नो सम वॉट आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, क्योंकि से यूपीएससी एज अ जर्नी हो सकता है टायरिंग हो, लेकिन आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड जो वो एक नया जर्नी शुरू होता है, वो शायद इससे ज़्यादा चैलेंजिंग और टायरिंग होगा, जैसे कि मुझे सीनियर्स से लाइक बताते रहते हैं। तो मुझे लगता है उस चीज़ के लिए आप अभी से प्रिपेयर्ड हो जाओ, बेटर है, क्योंकि मेंटली आपको स्ट्रांग तो होना पड़ेगा इन एनी विच वे, किसी भी फेज ऑफ लाइफ में आप। सबसे बड़ी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन क्या रहा कि जिसकी वजह से आप टिके रहे इतने सालों तक और फाइनली आप सिलेक्शन लिया आपने? सी इंस्पिरेशन मैं ये नहीं बोलूँगी दैट आई ड्रू फ्रॉम सेवरल पीपल, नहीं, ऐसा कोई मतलब आइडियल पर्सन ऐसा कोई थे नहीं। इंस्पिरेशन मतलब मोटिवेशन जो था वो ये था कि दैट माई पेरेंट्स डिज़र्व समथिंग गुड टू टेल टू पीपल, बिकॉज उन्होंने सेल्फलेसली मेरे लिए बहुत कुछ किया है। यू नो हम ये चीज़ भूल जाते हैं, मे बी हम लोग कभी कभी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीज़ें, बट नहीं करने की ज़रूरत होती है उतने बच्चों के लिए जितना उन्होंने मेरे लिए किया है। तो मुझे लगता था कि एटलीस्ट दे डिज़र्व समथिंग रियली गुड। अभी मैं जब उनको देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यस, मतलब खुद पे थोड़ा वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन आता है दैट आई डिड समथिंग जिसके लिए वो प्राउड है मुझ पे। आज वो बोलते हैं जब कहीं पे भी जाके कि हाँ मेरी बेटी ने क्रैक किया है, तो आई कुड सी देयर फेस ग्लोइंग, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट प्रेशियस रिवॉर्ड फॉर मी। ओके, अभी मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं कि इस तैयारी के दौरान क्या क्या गलतियां आपने करी। अगर आज आपको मौका मिले कि आपको तैयारी आज से शुरू करना है, तो क्या क्या गलतियां आप नहीं दोहराओगे इस तैयारी में? और जो नए बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, तो उनको क्या आप रिकमेंड करोगे, किन किन गलतियों से बचना चाहिए उनको? फर्स्ट गलती जो हम कर देते हैं इज़ लाइक हम बिना सोचे समझे बस घुस जाते हैं पढ़ने। वी डू नॉट सिट, वी डू नॉट प्लान, वी डू नॉट स्ट्रैटेजाइज। मेरी गलती यही थी, सबसे बड़ी गलती यही थी। मुझे पता है मुझे पढ़ना है, मुझे क्या पढ़ना है ये नहीं पता, कितना पढ़ना है ये नहीं पता। आपको रिसोर्सेस एक कंसाइज वे में रखना पड़ेगा, बिकॉज आप पढ़ने लगो तो फिर तो आप वैल्यू एडिशन करते रहो ना, ख़त्म ही नहीं है वैल्यू एडिशन का, है ना। बट हमको पीएचडी तो नहीं करना, मेन एम है कि हमको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो उसके लिए आप उतना ही पढ़ो जितना ज़रूरी है। सिट विथ योर सेल्फ। इस एग्ज़ाम में जो भी अभी घुसने वाले हैं, मैं उनको ये बोलूँगी कि पहले आप अपने, अगर कोई सीनियर्स है तो उनसे बात करो, ठीक है, टीचर्स से बात करो, 2-3 आप टॉपर्स टॉक देखो कि उन्होंने कैसे लिस्ट बनाया, बुक लिस्ट, स्ट्रैटेजी फॉर्म करो, एंड मेकअप योर माइंड कि 1 साल तक आपको इस चीज़ में लगे रहना है, आपको डिसिप्लिन्ड होना है, आपको रोज़ पढ़ना है 7-8 घंटे, ठीक है। एंड इसमें आएगा वो सेल्फ डाउट हो गया या फिर वीकनेस, मेंटली आप प्रॉब्लम्स आएंगी, बट बारिंग ऑल दोज थिंग्स आपको फिर भी बैठना है। ये 1 साल का जो प्रोसेस है, इसमें सैक्रिफाइसेस भी आपको लगेंगे। आप नहीं जा पाओगे फैमिली फंक्शंस में, शादी हो रही है घर पे, फ़र्क नहीं पड़ता, आप हो सकता है बात नहीं कर पाओ अपने घर वालों से, लेकिन 1 साल की ही बात है ना, कोई बात नहीं। उसके बाद अभी जैसे इतने साल हो गए, मैंने अपने रिलेटिव से कोई उतना कांटेक्ट नहीं रखा था, घर पे भी कम जाती थी, बट फिर वही कि अभी सबसे बात कर रही हूँ। ओके, ग्रेट। थोड़ा कोचिंग कल्चर के बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि देश भर से लोग आते हैं, करोल बाग, मुखर्जी नगर। यहाँ पे मुखर्जी नगर का एक डेटा है कि 4 लाख लोग हर साल आप यहाँ पे तैयारी करने आ रहे हैं, और 400 से ज़्यादा कोचिंग यहाँ पे खुले हुए हैं ना। तो इतनी सारी भीड़ आ रही है यहाँ पे। कोचिंग कल्चर के बारे में थोड़ा बताओ, कैसा मतलब माहौल रहता है? इतनी सारी कोचिंग्स हैं, ये हेल्प इनसे होती भी है बच्चों की, क्योंकि 2 लाख रुपए इनकी फ़ीस होती है ना। तो जो नए बच्चे आने का यहाँ पे सपना देख रहे हैं कि मुखर्जी नगर, करोल बाग जाके तैयारी करनी है उनको, तो क्या बोलोगे उनको यहाँ के बारे में? देखिए, जैसे मैं जिस फैमिली से आई हूँ, मुझे प्रायर कोई गाइडेंस नहीं था, हमारे फैमिली में भी कोई ऐसे ब्यूरोक्रेट थे नहीं जिनसे मैं जान पाऊँ। कोचिंग से ये फ़ायदा होता है कि आपको ये पता चलता है कि करना क्या है, पढ़ना कहाँ से है, न्यूज़पेपर पढ़ना है तो उसके नोट्स बनाने हैं, नहीं बनाने हैं, कितने बनाने हैं, ठीक है।
अदर देन दैट आपको वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं देंगे, क्योंकि जो मटेरियल्स वो देंगे आप एनी विच में मार्केट से खरीद के आप पढ़ सकते हो। हर एक कोचिंग के मटेरियल्स आते हैं, बेसिक बुक्स जो है वो आप बैठ के पढ़ सकते हो। लेकिन क्या है ना, कोचिंग हमको डिसिप्लिन कर देता है। लाइक जैसे मैंने PSIR की कोचिंग ली, मैंने वो इसलिए ली क्योंकि मुझे PSIR के बारे में नॉलेज नहीं थी कुछ भी, ठीक है। तो मुझे था कि बिकॉज ये बहुत न्यू सब्जेक्ट है तो मुझे इस बुक के बारे में लाइक जानना पड़ेगा। अब किसी ने ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटीज से किया है तो उसके लिए आसान हो जाते हैं ये सारे सब्जेक्ट्स, क्योंकि उनको एक प्रायर एक्सपीरियंस होता है इन सब्जेक्ट्स के साथ। तो मैं उनके लिए बोलूँगी कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं किसी चीज़ का, तब फिर येस यू कैन टेक हेल्प ऑफ कोचिंग, अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है तो। ओके, अभी थोड़ा स्ट्रेटजी पर डिस्कस कर लेते हैं, आपकी किस तरीके की स्ट्रेटजी रही, क्योंकि आपने टाइम टू टाइम ये चेंजेस भी करे होंगे स्ट्रेटजी में अपने, बिल्कुल बिल्कुल है ना। और प्रीलिम्स पे ही बात कर लेते हैं, 3 बार आपने प्रीलिम्स दिया, क्रैक नहीं हुआ, फिर कैसे आपने स्ट्रेटजी में चेंजेस लाए, क्या क्या चीज़ें करी, तो प्रीलिम्स की कैसे एक स्ट्रेटजी बनाई जाए, क्या क्या रिसोर्सेज, क्या क्या बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए। सी स्ट्रैटेजी सबकी अलग होती है, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बोलूँगी, एंड नो स्ट्रैटेजी इज़ फुल प्रूफ, ये भी मैं बोल देती हूँ, ठीक है। तो मेरी स्ट्रैटेजी जो पहले के 3 अटेम्प्ट्स में गलत हुआ और जो लास्ट अटेम्प्ट में मुझे लगता है समवॉट ठीक हुआ, वो ये था कि आई वॉज रीडिंग थिंग्स, लेकिन मैं जब उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने की बारी आती थी ना, तो मैं वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाती थी। जब मैं लाइक एक्चुअली UPSC के हॉल में जाती थी और मुझे लगता था कि अरे ये क्वेश्चन मतलब बस फेमिलियर साउंड कर रहा है, शायद इसके बारे में मुझे नॉलेज है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं टिक कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। तो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो था, वो उसका रीज़न था कि फर्स्ट मैं रिवाइज मैंने बहुत कम किया था, एंड सेकंड मैंने टेस्ट नहीं लगाए थे। और लास्ट में मेरा ये 23 के अटेम्प्ट में मेरा बस 2 ही चीज़ था जो मुझे था कि मुझे 3 महीने लाइक प्रीलिम्स के 3 महीने पहले वही 2 चीज़ मैंने फॉलो की थी कि बेसिक जो मैंने बुक्स बनाए या जो नोट्स बनाए उसको रिवाइज़ करना है, करंट जो हमारे पास है उसको रिवाइज़ करना है। कोई भी मैगजीन ले लो आप, मतलब नहीं है, सारे मैगजीन्स मोर और लेस सेम। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे लिए काम किया इसकी, मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि वो एक टेस्ट मेंटालिटी बन जाती है आपकी, कि आपको अगर कोई आंसर ना भी आए या फिर थोड़ा बहुत ही आपको उसके बारे में नॉलेज हो, तो आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो। बट वही है, इंटेलिजेंट गेसिंग के लिए भी आपको एक प्रायर बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़ा टेस्ट देने का। तो दिस वर्क फॉर मी। CSET के बारे में थोड़ा बताओ, अभी जो 2023 वाला था वो थोड़ा डिफरेंट आया था, हाँ। जो ट्रेंड आ रहा था उससे हटके था, तो उसमें CSET की तैयारी आपने कैसे करी ना, उसके बारे में थोड़ा बताओ। देखिए, CSAT मेरा काफ़ी कंफर्टेबल था, रीज़न बीइंग कि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग रहा है तो थोड़ा कंफर्टेबल था। बट इन जनरल अगर मुझे CSAT पेपर के बारे में डिस्कस करना है तो मैं एक बात बताती हूँ, 27 कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं, 27। एंड जिस चीज़ से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं ना, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके लगभग 40 क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज़ हाफ ऑफ द क्वेश्चंस। बट बाकी के जो हाफ है वो ऐसे होते हैं जो कि डुएबल होता है। इवन अगर हम वो लाइक न्यूमेरिकल वाले में अगर मैंने ये मान के चला कि आपको कुछ भी नहीं आता तो, लेकिन होता क्या है कि लोगों को न्यूमेरिकल्स से इतना ज़्यादा डर हो जाता है कि वो सबसे पहले कोशिश करते जाके कि वही मैं सॉल्व कर लूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि श्योर शॉर्ट आंसर है इसका, आएगा तो एकदम सही आएगा, नहीं तो नहीं। बट मुझे ये लगता है कि अगर आपने 27 कॉम्प्रिहेंशंस में से एटलीस्ट 20 भी सही किए तो भी आपके 50 मार्क्स आ गए वहाँ पे। फिर आपके रीजनिंग के 13, 14, 15 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से भी आप थोड़े 10 कर लो, ठीक है, तो भी 25 मार्क्स आपको आ गए। 75 मार्क्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और ऐसा नहीं होगा कि न्यूमेरिकल से आपको एक भी नहीं आएगा, कुछ कुछ आपको आ जाएगा। तो लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है पता है जनरली, कि हॉल में जाके स्ट्रैटेजी अलग हो जाती है। मतलब हॉल में जाके अगर उनका ये है कि सबसे पहले न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल में एक और बात ध्यान में रखना पड़ता है कि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आप करते जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आधे घंटे गायब, उसके बाद फिर आप यू आर लेफ्ट विथ सो मेनी क्वेश्चंस, बट टाइम नहीं है आपके पास। तो मुझे लगता है कि करना ये चाहिए कि आप पहले कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट करो। जो 27 क्वेश्चंस आए आप उसको अटेम्प्ट करो, वो आसान आते, उतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं एज़ कम्पेयर टू न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अगर आपके न्यूमेरिकल्स में उतना स्ट्रॉन्ग आपका नहीं है तो कॉम्प्रिहेंशन कर लो, रीजनिंग कर लो, फिर आप न्यूमेरिकल्स में देते रहो टाइम। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन अगर आप 27 कॉम्प्रिहेंशंस करोगे तो 45 to 50 मिनट्स आपको लगेगा, फिर भी आपके पास 1 घंटे 10 मिनट बचते हैं, तो आप आराम से उसके बाद करो। अदर देन दैट न्यूमेरिकल्स के लिए मैं ये बोलूँगी कि लोग बोलते हैं कभी नंबर सिस्टम से ज़्यादा आ गया, इससे ज़्यादा आ गया, उससे ज़्यादा आ गया। किसी को नहीं पता UPSC कब किससे ज़्यादा पूछे किससे कम पूछे, तो बैलेंस्ड पढ़ो। हर एक टॉपिक को आप प्रिपेयर करके जाओ, सो दैट कहीं से भी ज़्यादा अगर आ जाए तो एटलीस्ट यू आर नॉट ब्लैंक कि इस टॉपिक को तो मैंने छुआ ही नहीं।
तो ये मुझे लगता है सीसैट की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मेंस पर आते हैं, थोड़ा शॉर्ट में ही बता दो आप, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, या काफ़ी देर से आप बोल रहे हो। थोड़ा GS1 GS2 एथिक्स ऐसे आंसर राइटिंग के बारे में थोड़ा ब्रीफली बता दो, कैसे कैसे आपने तैयारी की। सी ऐसे का मुझे कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मैंने प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद मैंने 15 डेज़ की एक क्लास थी विकास रंजन सर की, मैंने वो ली थी। अब मुझे लगा कि दैट क्लास वाज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव एवर डिड, क्योंकि मेरे ऐसे के मार्क्स लाइक इस बार मुझे 137 मिला है ऐसे में, एंड पीपल आर सेइंग दैट दिस इज़ अ प्रिटी गुड मार्क्स। तो आई ओ दैट टू हिम बिकॉज ही टोल्ड मी हाउ टू राइट एन ऐसे। उन्होंने कभी ऐसे ऐसे लिख के नहीं बताया, बट उनके स्ट्रैटेजी बहुत काम किए मुझे। नेक्स्ट इज़ जो GS पेपर 1 2 3 4 है, 4 की अगर मैं बात करूँ एथिक्स, तो मेरे PSIR के लाइक कुछ नॉलेज उसमें काम आया। PYQs मैंने बहुत किए थे एंड टेस्ट मैंने दिए थे, ये 3 चीज़ें मैंने करी थी। अदर देन दैट लुकमान का केस स्टडी आता है, उसका 50 क्वेश्चन केस स्टडीज़ के एक बुक आते हैं, मैंने वो पढ़ा था, तो उसने मुझे हेल्प किया एथिक्स पेपर में। GS पेपर 1 2 3 में क्या था कि मैंने जो प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाए थे ना शॉर्ट, मैंने वो गो थ्रू किया था। और अदर देन दैट जो कि प्रीलिम्स में नहीं थे, जो टॉपिक्स मेंस में थे, उसके लिए मैंने वो छोटी छोटी बुकलेट्स, लगभग हर कोचिंग निकालती है, तो मैंने ओनली एस का बुकलेट ले लिया था और मैंने उससे किया था। बट मेन चीज़ जिस पे मैंने फोकस किया था वॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट शुड बी योर गाइडिंग लाइट। वो आपका मेंस का GS पेपर हो या आपका PSIR हो, ये दो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी, बिकॉज क्वेश्चन समवॉट रिपीट होते भी हैं, एंड उसके जो आपने अगर आंसर्स पढ़े हैं तो वो उसका नॉलेज भी आपको काम आएगा। तो PYQs आर द बेस्ट गाइडिंग लाइट फॉर मेंस आंसर राइटिंग, एंड अदर देन PYQs यू हैव टू राइट आंसर। मैंने आंसर राइटिंग में अच्छा खासा किया था उस 3 महीने के टाइम में, क्योंकि उस 3 महीने में मेरे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं था। मुझे था कि वो जो 3 महीने हैं आई वुड बी राइटिंग आंसर्स, तो उस वो चीज़ काम किया अपने लिए। ओके, इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बताओ, कैसा रहा आपका इंटरव्यू और कितने टाइम चला और कैसे क्वेश्चन पुट अप करे गए थे, मतलब कोई ऐसा अटपटा क्वेश्चन पूछ लो आप रुक गए हो एकदम से, क्या पूछ लिया, कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस। मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, मेरा पहले तो बता दूं कि शीलवर्धन सर का बोर्ड था मेरा, तो काफ़ी फॉर्मल सा, मतलब फॉर्मल सा बोर्ड था वो, लेकिन कॉर्डियल बोर्ड था। एंड कोई भी अटपटा क्वेश्चन, मतलब रैंडम क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, इट वाज टोटली डैफ सेंट्रिक। एंड उसमें भी डैफ में भी मेरा स्टेट बहुत ज़्यादा फोकस में था, बिकॉज वेस्ट बंगाल स्टेट था, तो हो सकता था, अभी न्यूज़ में भी था। मेरा ऑप्शनल भी PSIR है, तो वो वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश रिलेशन, एक्ट ईस्ट, ये सारे में पूरा मेरा एक फोकस था। अदर दैन वेस्ट बंगाल जो चीज़ मुझसे पूछा गया था वॉज अबाउट माई हॉबीज़। उसमें भी बस एक ही हॉबी के बारे में ज़्यादा डिस्कशन हुआ था, मंडला पेंटिंग के बारे में ज़्यादा डिस्कशन था। बट एनी टाइम इन दी इंटरव्यू मुझे ऐसा कभी नहीं लगा जैसे किसी क्वेश्चन का अगर मुझे आंसर नहीं आया, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे कि मैंने बोला सॉरी सर, आई डू नॉट नो द आंसर टू इट, उन्होंने तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि उसी क्वेश्चन, मतलब उसी टॉपिक में फिर से क्वेश्चन पूछ रहे। सो बेसिकली इट वॉज वेरी कॉर्डियल। तो मुझे इंटरव्यू में जो मार्क्स आया, आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मुझे 184 अप्रॉक्सीमेटली आया, 184 आया है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग उसी रेंज में मार्क्स कि हाँ ठीक है, मतलब इट वॉज ओके, अच्छा था। आप थोड़ा रूटीन के बारे में और डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो नए बच्चे आते हैं ना उनको पहले बार यही बताया जाता है कि अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो 18 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, एक रूम में बंद होना पड़ेगा, है ना। शुरुआत में ये सारी चीज़ें बोली जाती है। आपका रूटीन कैसा रहता था जब आप सीरियस तैयारी कर रहे थे, या फिर आप कुछ चीज़ें रिकमेंड करना चाहो कि एक हेल्दी रूटीन एक एस्पिरेंट का कैसा होना चाहिए। सी 18 घंटे 12 घंटे पढ़ने को लोग पढ़ लेते हैं, मुझे नहीं पता, बट पर्सनली मैं अपनी बात बोलूँ तो मैं ना लंबे आवर्स तक नहीं बैठ पाती थी। मुझे हर 2-3 घंटे के बाद थोड़ा एक छोटा सा ब्रेक चाहिए होता था, ठीक है। और जब आप हर 2-3 घंटे के बाद ब्रेक लो, ठीक है, तो आप ना दिन भर का, मुझे लगता है मेरा 8-9 घंटे बस हो पाता था, उससे ज़्यादा नहीं होता था। बट अगर मैं दिन के 8 घंटे पढ़ रही हूँ तो मैं रोज़ पढ़ूंगी। संडे मैं छोड़ देती थी जनरली, ठीक है, कि संडे आई यूज टू कीप इट टू माई सेल्फ। बट वो भी प्रीलिम्स के 3 महीने पहले और मेंस के 3 महीने पहले मैं संडेज भी जाती थी। तो मेरा ये कहना है कि आप 8 घंटे ही पढ़ो, लेकिन आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। आप अगर लाइब्रेरी में बैठ रहे हो 3 घंटे, तो मेक श्योर कि उस 3 घंटे की एफिशिएंसी एटलीस्ट 2 आवर्स निकले। ये नहीं कि आप 3 घंटे बैठ रहे हो और आप आधे घंटे की एफिशिएंसी निकाल रहे हो। आई हैव सीन पीपल वॉचिंग मूवीज इन लाइब्रेरी। क्या मतलब है, घर जाके देख लो, कोई बात नहीं, आराम से बैठ के देख लेना, ठीक है। अगर आपने लाइब्रेरी में इतना कष्ट उठा ही रहे हो लाइब्रेरी में बैठने का, तो आप पढ़ लो। तो वही है कि ज़्यादा आवर्स नहीं, लेकिन जितना दे रहे हो एफिशिएंसी होनी चाहिए। आपका दिमाग इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। आप फ़ोन साइड कर दो, सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन साइड करो और पढ़ो।
ओके। आपके रूम या लाइब्रेरी में कोई मोटिवेशनल कोट्स ऐसा कोई चार्ट्स लगा रखा था आपने? नहीं, कुछ नहीं। बस मैंने एक कृष्ण जी की पेंटिंग बना के रखी हुई थी, हाँ। और मुझे कभी भी थोड़ा लगता था तो मैं उन्हीं से बात कर लिया करती थी। बहुत सही है। इंटरव्यू के लास्ट में जो नए बच्चे आपको देख रहे हैं उनको क्या आप मैसेज देना चाहोगे, या फिर आपको लगता है कि ऐसा कुछ मैं पूछना बोलूँगा आपको बोलना है वो चीज़, क्या आप बताना चाहोगे लास्ट में, क्या संदेश होंगे आपके सबके लिए? सी मैंने अपने जर्नी से मैं मुझे ये लगा है कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता है, ठीक है। सच में जिनका नाम आ गया दे आर लकी, बिकॉज हो सकता है जिस दिन इंटरव्यू हो अगर मुझे किसी और बोर्ड में मिल जाता तो हो सकता है मार्क्स कम आ जाते, मैं आउट होती। आपके हाथ में काम करना है, आप काम करो। मेरे दिमाग में तो यही चलता था कि मैं अपना 100% दे देती हूँ, आगे देख लिया जाएगा। एंड कभी भी कोई भी पढ़ाई वेस्ट में नहीं जाती है। वन फॉर्म और द अदर फॉर्म आप यू वुड रीप इट्स बेनिफिट। लाइक मेरे जो फ्रेंड्स भी हैं जो यूपीएससी में थे और उनका नहीं हो पाया, दे आर अर्निंग वेरी वेल। तो वही मैं बोलती हूँ कि नेवर थिंक दैट इफ नॉट दिस देन नथिंग। टेक इट एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर होल लाइफ, बिकॉज इतना स्ट्रेस लेके इतना प्रेशर लेके जब हम पढ़ते हैं ना तो एफिशिएंसी नहीं आ पाती है। Great. चलिए, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखा आपकी जर्नी से, बहुत मोटिवेशन मिला। वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर अचीवमेंट्स। थैंक यू सो आई होप साथियों आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा मैम की जर्नी से, इतना कुछ आपको बताया, स्ट्रेटजी बताई आपको क्या करना है क्या नहीं करना, टाइम टेबल, मोटिवेशन। तो ये सारी चीज़ों को देखकर आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि कैसे तैयारी शुरू करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है। और ऐसे ही टॉप स्टॉक देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ जाना। और इंस्टाग्राम पे आपके कोई क्वेरीज होते तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, वो अगले इंटरव्यू में हम कवर कर लेंगे। यहाँ तक वीडियो देखें, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।